तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन। अपन ने जो जहाँ टॉपिक ये छोड़ा था बी लिम्फोसाइट के यहाँ से, तो यहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो चलो, बी लिम्फोसाइट क्या है? बी लिम्फोसाइट की बात करें तो फाइनली प्रोसेस ऑफ मैचुरेशंस अकर इनटू लिवर। जो फाइनल प्रोसेस होती है आरबीसीज के फॉर्मेशन की, वो कहाँ परफॉर्म होती है? और लिवर एंड किसमें? बोन मैरो के अंदर। देखो, लीवर के अंदर अपन जानते हैं किसके अंदर, जो फीटस होगा उसके अंदर लीवर में, और जो अडल्ट मेल फीमेल होगा आफ्टर बर्थ जो है वो ज़्यादातर कहाँ बनेगी? वो बनेगी अपने बोन मैरो के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? बोन मैरो में। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, क्या लिखा है? बी लिम्फोसाइट फॉर्म हार्मोनल इम्यूनिटी और बी सेल्स इम्यूनिटी। क्या फॉर्म करती है? एक तो हार्मोनल इम्यूनिटी, दूसरी आपकी बी सेल इम्यूनिटी, यानी बीटा सेल की जो इम्यूनिटी है वो बनाती है। और क्या लिखा है? ह्यूमन इम्यूनिटी मीन्स रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स। कौन कौन सी होती है? एक तो एंटीबॉडीज की होती है, एक आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स की। ठीक है, बी लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल एंड प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड गामा ग्लोबिन। जो अपने बी लिम्फोसाइट होती हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म होती हैं? प्रोटीन के अंदर, और सॉरी प्लाज्मा सेल के अंदर। और प्लाज्मा सेल किस में ट्रांसफर हो जाती है? आपके प्रोटीन के अंदर, जिसमें प्रोटीन का नाम होता है आपके गामा ग्लोबिन्स। ठीक है, प्रोटीन गामा ग्लोबिन फॉर्म एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, ये जो प्रोटीन गामा ग्लोबिन है ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे फाइट करती हैं, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। स्पेशली किसके साथ फाइट करते हैं? आपके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है उसके साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्लासिफिकेशन दे रखा है किसका? बी लिम्फोसाइट का। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है? वो बनाता है एक तो प्लाज्मा सेल, और दूसरा बनाता है आपका मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल क्या होता है? प्लाज्मा सेल बनाता है आपके जितने भी एंटीबॉडीज हैं और इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो बनाता है। कौन? प्लाज्मा सेल। इम्यूनोग्लोबिन्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं अपन। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीटी। इसमें जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं ये कितने परसेंट हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, उसके बाद में जो मेमोरी सेल्स हैं, बी सेल्स, उनका क्या काम होता है? ये सिर्फ एक ही काम करती हैं। आपकी बॉडी एक बार किसी ऑर्गेनिज्म से या फिर इन्फेक्शन से अफेक्ट हुई है, कोई किसी से इंट्रोड्यूस हुई है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपकी बॉडी के साथ इंट्रोड्यूस होगा, तो ये क्या करेगी? अपने दिमाग में मेमोरी में रखेगी कि ये जो पहले आया था ये वही वायरस है, तो इसके लिए कौन सी एंटीबॉडीज अपने को भेजनी है। यानी कि अ, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक सेना बना के रखते हैं कि इसके लिए ये पर्टिकुलर सेना है। जैसे तीर कमान वाले आए थे लड़ने के लिए, तो इस बार फिर से तीर कमान वाले आए तो उनके सामने तीर कमान वाले ही भेजेंगे। ठीक है, तो यही काम होता है किसका? अपनी मेमोरी जो बी सेल होती है उनका। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स की। ठीक है, 5 टाइप के अपन बताए थे, और तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है अपना इम्यूनोग्लोबिन ए। ए को जिसमें जो ए वर्ड है वो अल्फा को प्रोनाउंस करता है, और इट मेनली फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है उसी के अंदर फाउंड होता है, और स्वेट, टीयर्स और सलाइवा के अंदर भी ये प्रेजेंट रहता है। इट प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर आ जाता है आपका गामा ग्लोबिन। गामा ग्लोबिन की बात करें तो जो इम्यूनोग्लोबिन है जी, उसी को अपन गामा इम्यूनोग्लोबिन बोल सकते हैं। इट मोस्ट अबंडेंट, यानी 80% ये प्रेजेंट रहता है सबके अंदर, और इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला जो इम्यूनोग्लोबिन है वो होता है आईजीजी। ठीक है, उसके बाद में इट इज़ द ओनली क्लास ऑफ एंटीबॉडी टू क्रॉस द प्लेसेंटा। ये याद रखने लायक चीज़ है क्या, कि ये जो गामा ग्लोबिन है ये एकमात्र इम्यूनोग्लोबिन है जो क्या करता है? आपके प्लेसेंटा को क्या करता है? ये प्लेसेंटा का जो बैरियर है उसको क्रॉस करके फीटस के पास पहुंचता है। मदर टू फीटस ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, इट indicate chronic infection because it appears late into serum after an infections। देखो लेट ये कैसे बता रहा है? अगर किसी की बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन जी अगर मिल रहा है, तो ये क्या बताता है कि किसी भी पर्सन के अंदर क्या है? जो इन्फेक्शन हुआ वो कैसा इन्फेक्शन हुआ है? क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा इससे एक्सपोज हो रहा है किसी इन्फेक्शन से, तो थोड़े टाइम ये इन्फेक्शन से सर्वाइव मतलब सर्वाइव करता है, और उसके बाद में धीरे धीरे ये इन्फेक्शन इसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद में क्या रिलीज होता है आपका? इम्यूनोग्लोबिन जी।
ठीक है? जो गामा इम्यूनोग्लोबिन है वो रिलीज़ होता है। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत टाइम हो चुका है उस इन्फेक्शन को, बहुत ज़्यादा क्रोनिक लेवल पे पहुँच गया है, तो फिर तो ये रिलीज़ होता है। ठीक है? उसके बाद में बात करते हैं अपन इम्यूनोग्लोबिन म्यू की। इम्यूनोग्लोबिन म्यू क्या है? ये आईजीएम है और इट इंडिकेट द एक्यूट इन्फेक्शन। ये क्या इंडिकेट करता है? जैसे वो क्रोनिक कर रहा था, ये कौन सा करेगा आपका? एक्यूट इन्फेक्शन। Acute infection because secreted first by plasma cell after infection। जैसे इन्फेक्शन लगा सबसे पहले कौन रिलीज होगा आपकी बॉडी में? ये तो सबसे लास्ट में होता है और सबसे फर्स्ट जो है वो कौन सा होता है आपका? म्यू। कौन सा? आईजीएम। एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी आर आईजीएम। ठीक है, एंटीबॉडी ए और बी क्या है आपकी? आईजीएम होती हैं। आईजीएम हैविंग अ, एक मिनट, आईजीएम हैविंग अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। पेंटामेरिक यानी कि जो 5 की स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है बिकॉज़ कंसिस्ट ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है? कितने? 5 इम्यूनोग्लोबिन सब यूनिट से मिलके बना होता है, इसलिए इसमें पेंटामेरिक जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती हैं। और आईजीएम आल्सो कॉल्ड, इसको दूसरा नाम क्या है आईजीएम का? आईजीएम का दूसरा नाम है मिलिनर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? मिलिनर मॉलिक्यूल। ठीक है? बिकॉज़ इट हैवी मॉलिक्यूल, ये थोड़ा हैवी मॉलिक्यूल होता है। विथ मॉलिक्यूलर वेट इसका जो होता है वो कितना होता है अपना? ये होता है 9 लाख से लगाकर 10 लाख तक का। ठीक है? चलो नेक्स्ट जो बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन जो ई है उसकी बात करते हैं। तो ई को किससे प्रोनाउंस करते हैं अपने? एप्सिलॉन। ठीक है? एप्सिलॉन जो इम्यूनोग्लोबिन है, इट इन्वॉल्व इनटू एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है? ये सबसे जानते ही हैं, जब भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे कौन रिएक्ट करता है? तो आपका आईजी ई जो है वो रिएक्शन को प्रोड्यूस करवाता है उस टाइम पे। ठीक है? इम्यूनोग्लोबिन डी की बात करें तो डी को जिसको प्रोनाउंस करते हैं अपन डेल्टा से। इट सीक्रेट इनटू वेरी लेस अमाउंट। बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होता है, नहीं के बराबर। और इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है? चलो ये तो हो गया बी लिम्फोसाइट की बात। अब बात करते हैं अपन मोनोसाइट की। मोनोसाइट्स क्या है? मोनोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है। तो मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है। लार्जेस्ट मतलब कि ऑल ओवर जो डब्ल्यूबीसी कंटेन है उनमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? आपका मोनोसाइट, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 14 से 18 न्यूमीटर। ठीक है? उसके बाद में बात करते हैं, इट कंसिस्ट यूजुअली किडनी शेप। शेप कैसा होता है इसका? किडनी शेप का होता है ये। और हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, यानी घोड़े की जो पाँव में नाल जो होती है, घोड़े की नाल, उसके जैसा इसका जो न्यूक्लियस है वो होता है। किडनी शेप का देख लो, कुछ इस प्रकार का होता है ये। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है। किस तरीके का? ऐसा, घोड़े की नाल के जैसा। ठीक है? और बात करें आगे क्या लिखा है इसके अंदर, तो इसमें लिखा है मोनोसाइट्स circulated in bloodstream for about 24 hours and then move into tissue where the enlarge and differentiate into macrophages. ठीक है? Some macrophages fix into particular tissue so called fixed macrophages। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो कूपर सेल जो कि लिवर के अंदर होती हैं, और मैक्रोग्लिया जो होती है आपके नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के अंदर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है। एल्वेलर जो सेल हैं वो लंग्स के अंदर होती हैं। तो फिक्स जो सेल हैं उनकी बात हो रही है, जो मैक्रोफेजेस फिक्स हैं कि वहीं पे वो काम करती हैं। ठीक है? फेगोसाइटोसिस का ही काम होता है एक तरीके से इनका। ठीक है? सम मैक्रोफेजेस रोम इनटू टिश्यू थ्रू ब्लड, सो कॉल्ड वाइनरी मैक्रोफेजेस। ठीक है? Macrophages and neutrophils involved into process of phagocytosis। इसमें मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व इनटू प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, यानी कि फेगोसाइटोसिस यानी कि सेल के जो अंदर जो किल करने की पावर होती है वो उसके अंदर काम होता है। ठीक है? पचा जाना एक तरीके से, फेगोसाइट करना। फेगोसाइटोसिस इज द 3 स्टेज। फेगोसाइटिस की कितनी है? 3 स्टेज है। प्रोसेस बाय विच फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस जो है एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिज्म अदर फॉरिजन एंटीबॉडीज एंड सेल डेब्रिस। ठीक है? अदर जो सेल डेब्रिस वगैरह है उनको भी ये डिस्ट्रॉय करके एनगल्फ कर जाते हैं। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रोफिल्स की, सॉरी ल्यूकोसाइटोसिस। ये एक इसी का डिजीज पोर्शन है, वो देख लेते हैं। एमएसएन का पोर्शन है।
तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? तो ल्यूकोसाइटोसिस इज द इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट अबव 1000 सेल मिलीलीटर, ठीक है। अगर 1000 से अगर ज़्यादा, सॉरी 11000 से अगर ज़्यादा जो डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है तो उस टाइम पे अपन उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। अब इसके कोज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कोई एलर्जी हुई, हैविंग एक्सरसाइज हुई, हेवी एक्सरसाइज कर ली उसकी वजह से हुआ, एनेस्थीसिया ले दिया किसी ने, सर्जरी कर ली, तो इस वजह से क्या हो सकता है, ये होता है। और मेनली ये जो होता है उसका कारण होता है आपका इन्फेक्शन, ठीक है। टाइप की बात करते हैं कि जो ल्यूकोसाइटोसिस है इसके कौन कौन से टाइप हैं। तो न्यूट्रोफिल्स में होगा तो न्यूट्रोफिलिया, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए तो उसको बोलेंगे अपन न्यूट्रोफिलिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हाई स्ट्रेस बर्न, ठीक है, जैसे बर्न वगैरह हुआ, स्ट्रेस हुआ उनके अंदर, हाई स्ट्रेस हुआ उनके अंदर क्या होता है, आपका न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं। इंक्रीज इयोसिनोफिल्स, तो इयोसिनोफिलिया, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, एलर्जी हुई, एलर्जिक इन्फेक्शन हुआ, अस्थमा हुआ, जैसे पैरालाइटिक इन्फेक्शन हुआ, या फिर मलेरिया, या फिर फाइलेरियासिस हुआ, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके इयोसिनोफिल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और इस टाइम पे अपन इयोसिनोफिल्स जो बढ़े तो उनको क्या बोलेंगे, इन इयोसिनोफिलिया। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज द बेसोफिल्स। बेसोफिल्स अगर बढ़ती हैं तो इसको बोलते हैं अपन बेसोफिलिया। और ये बढ़ती कब कब है, ये बढ़ती हैं आपकी ल्यूकेमिया के टाइम पे और कैंसर के टाइम पे, ठीक है। इंक्रीज मोनोसाइट्स, अगर आपकी बॉडी के अंदर मोनोसाइट्स इंक्रीज हो रही हैं तो मोनोसाइट इंक्रीज होगी, इसको बोलेंगे मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस होगा तो उस कंडीशन में होगा क्या, क्रोनिक इन्फेक्शन होगा, ठीक है, उस कंडीशन में ये बढ़ेंगी। लाइक फंगल इन्फेक्शन हुआ, या फिर जैसे टीबी हो गई, यानी ट्यूबरकुलो, अगर कोई इन्फेक्शन आया तो उस टाइम पे भी ये हो सकता है। इंक्रीज लिम्फोसाइट्स, अगर आपकी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है। लिम्फोसाइटोसिस अगर हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या होता है, कोई भी क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ है आपकी बॉडी के अंदर तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी बॉडी में लिम्फोसाइटोसिस होगा। एंड ऑल ओवर जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर ये जो लिम्फोसाइट है वो एब्सोल्युटली बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गई बढ़ने की बात। अब बात आ जाती है घटने की। तो अगर आरबीसी, सो डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन ल्यूकोपीनिया। और इसमें लिखा है कितने से कम हो जाएगी, 4000 से कम हो जाएगी, ठीक है। और ऑलवेज ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हार्मफुल होने के पीछे का रीज़न मात्र इतना सा है कि होता क्या है कि अगर डब्ल्यूबीसी काउंट अगर कम होगा तो आपकी बॉडी में आसानी से क्या होगा, इन्फेक्शन इंटर कर जाएगा। इन्फेक्शन इंटर करेगा और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, आपको ठीक नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा हार्मफुल बताया गया है। अगर इसके कॉजेज की बात करें तो जैसे आपने रेडियो थेरेपी कराई है, रेडिएशन एक्सपोज हुआ आपका, ठीक है, एनाफिलाइटिक शॉक हुआ है आपको, कीमोथेरेपी दी गई है आपको, टाइफाइड हुआ है, और पैराटाइफाइड और सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा। और कभी-कभार ये जो ल्यूकोपीनिया है उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है जब पेशेंट को क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसके साथ में फिर इम्यून सप्रेशन की जो है ड्रग दी जाती है, ठीक है। उस टाइम पे ल्यूकोपीनिया देखने को तो मिलता है लेकिन वो उस टाइम पे इंड्यूस्ड जो आपका आर्टिफिशियल ल्यूकोपीनिया होता है, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी बॉडी जो है उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ अपने। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन प्लेटलेट की। तो प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। प्लेटलेट आर फॉर्म बाय स्प्लिंटिंग मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। किससे फॉर्म होती है ये, स्प्लिंटिंग मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं उनसे ये फॉर्म होती है इनटू 2000 to 3000 फ्रेगमेंट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ये कैसे होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं और कलरलेस होती हैं, डिस्क शेप की होती हैं, उसके बाद में प्रेजेंट तो होती हैं और सेल्स। डायमीटर की बात करें तो इनका 2 से 4 मिलीमीटर का इसका डायमीटर होता है। और जो वॉल्यूम ऑफ प्लेटलेट्स हैं वो कितना होता है आपका 7.5, कितना 7.5 क्यूब पर माइक्रोन इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पान, छोटा ही लाइफ स्पान होता है, जैसे 5 से 7 8 9 दिन का, ठीक है। कितने दिन का, 5 से 9 दिन ही इनकी लाइफ होती है, किसकी, जो डब्ल्यू प्लेटलेट्स हैं उनकी कितनी, 5 से 9। और डाइट प्लेटलेट्स आर रिमूव्ड बाय फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, जो आपकी फिक्स मैक्रोफेजेस हैं वो इनको रिमूव करती हैं, बाहर निकालती हैं मरने के बाद, और कहाँ ले जाकर डाल देती हैं, आपके स्प्लीन के अंदर, ठीक है। प्लेटलेट्स हैव 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनके पास 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी इनके पास 3 विशेषताएं होती हैं, इनके गुण हैं 3। कौन कौन से, पहला तो है अडेसियस, यानी कि किसी भी के साथ अच्छे से जुड़ने का जो गुण है इनका वो है।
अग्रेशन का एक जगह धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना, और एग्लूटिनेशन का भी इनका एक क्या है, गुण होता है, ठीक है, विशेषता होती है इनकी, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। बाय अबाउट द 3 प्रॉपर्टीज प्लेटलेट्स हेल्प टू स्टॉप ब्लड। इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है, ये आपके ब्लड लॉस को रोकता है फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स, यानी जो आपकी जो ब्लड वेसल डैमेज हुई है वहां से। और कैसे रोकता है, वहां पे प्लग बना के रोकता है, कैसे, प्लग का फॉर्मेशन करके उनको रोक देता है। डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हुआ तो इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंड इंक्रीज ब्लड टेंडेंसी एंड इंक्रीज नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स द कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं अपन ब्लड ग्रुप एंड ब्लड टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं और ब्लड के टाइप कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं एबीओ जो सिस्टम है, ठीक है, एबीओ, जिसके अंदर ए भी ब्लड ग्रुप है, बी भी ब्लड ग्रुप है, और एबी भी ब्लड ग्रुप है, और ओ भी एक ब्लड ग्रुप है। तो इसकी अपन बात कर रहे हैं। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या है एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ सिस्टम क्या है, ये जो सिस्टम है ये दिया गया था किसके द्वारा, जो के एल लेंसनियर और जो ऑस लेंसनियर थे उन्होंने दिया था, और ये ऑस्ट्रेलिया से थे, और यूएस बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने क्या करा, एक नोबेल प्राइज भी जीता था वहां पे, और मेडिसिन के अंदर 1930 के अंदर, 1930 में। डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स, जो इन्होंने ब्लड ग्रुप्स था वो कब डिस्कवर किया, तो ये डिस्कवर किया था इन्होंने 1900 के अंदर, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन सेल मेम्ब्रेन आरबीसीज। ठीक है, ही फाउंड 2 टाइप ऑफ एंटीजन, इन्होंने 2 प्रकार के एंटीजन ढूंढे थे। कौन कौन से, ए एंड बी, ऑन सेल मेम्ब्रेन, किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, आरबीसीज एंड 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडी एग्लूटिनिन, ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडीज। ठीक है, ए और बी क्या है इसके अंदर, अल्फा और बीटा प्लाज्मा एंटीबॉडीज आज ओनली 2 to 3 month आफ्टर बर्थ। प्रोड्यूस कब होती है ये, 2 से 3 मंथ ओनली, 2 to 3 month आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के 2 से 3 मंथ के बाद में ये डेवलप हो जाती है। बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, कौन कौन से हैं, ए बी और ओ। ठीक है, चलो एक एक की बात कर लेते हैं। ए की बात करते हैं तो ए के अंदर जो एंटीजन है वो कौन सा होता है आपका, ए, और एंटीबॉडी होता है इसके अंदर बी। कौन सा होता है, बी एंटीबॉडीज। और इसके अंदर जो ये डोनेट किस किस को कर सकता है, यानी किस किस को ये ब्लड दे सकता है, तो ये बंदा जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो किसको दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है और ए वाले को भी दे सकता है। अब बात करते हैं किससे ले सकता है, तो एकमात्र जो ओ ब्लड ग्रुप हैं और ए ब्लड ग्रुप हैं, ये दोनों ही इसको ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, 25% ऑल ओवर एशिया के अंदर जो लोग हैं उनमें ये ब्लड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, वो बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। तो बी के अंदर जो एंटीजन है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, वो होता है बी एंटीजन। और एंटीबॉडीज की बात करें तो ये होता है बी एंटीबॉडीज। टोटल जो ये किस किस व्यक्ति को ये डोनेट कर सकता है, तो उसकी बात करें तो ए और बी दोनों को ही, ए बी और बी को दोनों को ये डोनेट कर सकता है। वहीं ये किससे ले सकता है, तो ये ले सकता है आपके ओ ब्लड ग्रुप से और बी ब्लड ग्रुप से। ये भी 25% लोगों के अंदर प्रेजेंट होता है ऑल ओवर एशिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ए बी की। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसके पास ए भी एंटीजन है और बी भी एंटीजन है, लेकिन इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये किसको ब्लड ग्रुप जो है किसको दे सकता है, तो ये एकमात्र अपने सेम प्रजाति यानी ए बी वाले को ही ये दे सकता है, और किसी को नहीं दे सकता। उसके बाद में बात करते हैं लेने की, तो ये यूनिवर्सल रिसिपेंट है, यानी कोई सा भी ब्लड ग्रुप आएगा सबसे ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा। लेकिन जो ये प्रेजेंट है लोगों के अंदर, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर खाली 5% लोग ऐसे हैं एशिया के अंदर जिनके पास ये ब्लड ग्रुप है। और नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन यूनिवर्सल जो डोनर है उनकी बात करें, तो इनके पास ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट होता है ना ही एंटीजन बी। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों में से कोई सा भी एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। और एंटीबॉडीज की बात करें तो दोनों ही प्रेजेंट है इसके अंदर, ए भी है और बी भी है। ठीक है, और बात करें किस किस को ये दे सकता है, तो ये यूनिवर्सल डोनर है, तो यूनिवर्सल ये सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। ठीक है, किससे ले सकता है ब्लड, तो ये मात्र ओ वाले ब्लड ग्रुप से ले सकता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड ये 45% जो लोग हैं उनके पास ये ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब बात करते हैं ये हो क्यों नहीं रहा था, किसी से लेना और देना क्यों नहीं हो पा रहा था ब्लड का, तो ये बता देता हूँ मैं आपको। सिंपली होता क्या है कि जो ब्लड ग्रुप हैं ये क्या करते हैं,
कि आप किसी ए व्यक्ति के पास जो है ए जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसके पास कौन कौन से एंटीजन तो ए होता है, लेकिन एंटीबॉडीज इसके पास बी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज बी जो प्रेजेंट हैं, अगर बी वाला अगर इसको देने आया कि भाई लो ब्लड ग्रुप मेरा ले लो, बी ले लो, तो ये क्या करेगा, इसके पास एंटीजन ए है तो एंटीजन बी है और इसका भी एंटीजन बी है, तो ये आपस में क्या करेंगे, क्रॉस फाइट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज है इसके पास वो ए रहेगा, ये भी आपस में मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंटीबॉडी मैच नहीं होंगे, एंटीजन तो मैच हो जाएगा, एंटीजन से कोई लेना देना नहीं रहेगा इनको, लेकिन जब ये आपस में फाइट करेंगे ये दोनों ए और बी, तो यहाँ पे कोगुलेशन हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एंटीजन ए और बी की बात हो गई। उसके बाद में चलो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे थे, एबीओ कॉम्पेटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फ्यूजन ऑफ अनदर रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर मोस्ट कॉमनली पीपल विद टाइप ओ ब्लड, यानी जिसका भी ओ टाइप का ब्लड है उनके साथ ये रिएक्शन मोस्ट कॉमनली अकर होती हैं। carries antigen on the red blood cells and content both antigen A and B दोनों ही होते हैं इसलिए करता है। ठीक है, चलो into obstetric transplant fetal maternal transfusion transplacenta fetal transfusion occur when fetal blood cells escape into maternal circulations which cause antibody formation। वहीं अगर बाई चांस फीटल जो प्लेसेंटा है अगर उसके अंदर वो दिक्कत आ जाती है, ब्लड लीक कर जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है। फीटल के अंदर क्या होता है, मदर का जो ब्लड है वो मिल जाता है, तो उससे भी बच्चा मर सकता है। ठीक है, मैटरनल एंटीबॉडीज की बात करें, देन मैटरनल एंटीबॉडीज देन क्रॉस द प्लेसेंटा इनटू फीटल सर्कुलेशन अटैक द डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल्स विच एविडेंस ऑफ द, क्या करता है जिसकी वजह से, उसकी वजह से हो जाता है अपना जॉइंडिस, हाइपर बिलिरुबिमिया हो जाता है। अपन जानते हैं जब भी आरबीसी की डेथ होगी तो क्या बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन आर एच फैक्टर की। तो आर एच फैक्टर जो है, आर एच सिस्टम, उसकी बात करें तो ये जो आर एच एंटीजन एंटीजन ऑप्टेन कॉल्ड डी was first found on cell membrane of RBCs। किस पे फाउंड हुआ था ये, आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन पे, और किसके अंदर हुआ था, जो रिसस नाम का जो मंकी था 1940 के अंदर इसके ऊपर ये फाउंड हुआ था। और फाउंड करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति था अपना कार्ल लेंसनियर। कौन था, कार्ल लेंसनियर। ठीक है, और एलेक्जेंडर एस विनर, सो इट वाज नेम्ड एज आर एच फैक्टर। ठीक है, persons about ये जो about 85% having RH antigen और D antigens and called RH positive। ठीक है, और 15% जो है उनके पास जो है नेगेटिव वाला प्रेजेंट रहता है, RH नेगेटिव, बाकी के अंदर सारा क्या है, RH पॉजिटिव। देयर इज नो नेचुरल एंटीबॉडी फॉर द एंटीजन, कोई भी नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होती है किसके लिए, एंटीजन के लिए। पीपल हु पीपल विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो ये कौन सा होगा, यूनिवर्सल डोनर, और एबी की बात करेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, इफ इंडिविजुअल विद आरएच नेगेटिव ब्लड रिसीव द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड, एंटी आरएच एंटीबॉडीज फॉर्म, subsequent transfusion of RH positive blood may result serious transfusion रिएक्शंस। ठीक है, उसके अंदर कौन सी हो जाएगी, सीरियस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी, और क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा और हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन क्रॉस मैच की। तो क्रॉस मैच अगर देखें तो मेजर क्रॉस मैच द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सैंपल ऑफ डोनर रेड ब्लड सेल विद द रिसिपिएंट रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसीज का आपस में मिक्सचर करते हैं। उसके बाद में माइनर क्रॉस मैचिंग जो है वो करते हैं, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सैंपल ऑफ द रिसिपिएंट ब्लड विद डोनर सीरम के साथ, इट डन बिफोर ट्रांसफ्यूजन डिटरमाइनिंग कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन से पहले सारी कॉम्पेटिबिलिटी अपन चेक करवाते हैं किसके अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एचडीएन और आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या है ये आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, व्हेन आरएच नेगेटिव मदर carries a RH positive baby, यानी एक मदर पॉजिटिव fetus at the time delivery some RH antigen from fetal blood
इंटर इनटू मदर ब्लड, ठीक है। कहाँ चला जाएगा? ये फीटल ब्लड से मदर के ब्लड में चला जाएगा। विद इन मंथ ऑफ डिलीवरी द मदर डेवलप आरएच एंटीबॉडीज इन हर ब्लड, ठीक है। उसके जो ब्लड है उसके अंदर आरएच एंटीबॉडीज बन जाएगी। व्हेन मदर रिसीविंग when mother conceiving from the second time, like and if the fetus is again Rh positive, the Rh antibody from mother blood enters the fetal blood through the placenta. Rh antibody attached to Rh antigen and hemolysis take place which results डेथ ऑफ फीटस, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा? बच्चे की डेथ हो जाएगी, कोगुलेशन हो जाएगा ना उसकी वजह से। इफ मदर इज आर एच नेगेटिव एंड फीटस इज आर एच पॉजिटिव, तो एंटीबॉडी एंटी डी इंजेक्शन आर ओ गामा should be administered to the mother at 28 week and 34 week of pregnancy, ठीक है। इसका एक ट्रीटमेंट है जो एंटी डी इंजेक्शन होता है, जो रो गामा इंजेक्शन जिसे बोला जाता है, वो लगाया जाता है। इफ ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस डायग्नोस्ड आफ्टर डिलीवरी, एंटी डी इंजेक्शन शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, सीवियर एनीमिया होगा, हाइड्रोप्स हाइड्रोफेटलाइज होगा और कर्निकटस आएगा बिकॉज ब्लड ब्रेन बैरियर इज नॉट वेल डेवलप्ड, कि इस टाइम पे क्या होता है? आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है जो वो कंप्लीटली नहीं बना हुआ होता है, इसलिए ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हिमोस्टेसिस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।